सीज फायर की बातचीत का जो प्रस्ताव अमेरिका ने दिया था दोबारा शुरू करने के लिए, हमास अब उससे पीछे हट गया है। कतर आप जानते हैं इसमें काफी एक्टिव था, लेकिन हमास इससे पीछे हट गया है। इसके पीछे हमास ने जो कारण बताया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में इजराइल की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज अब ये कह रही हैं कि 2-3 दिन में ईरान हमला कर सकता है, लेकिन ईरान से कई सारी दूसरी खबरें भी आ रही हैं। कुवैत के एक अखबार ने कहा है कि ईरान और अमेरिका की बातचीत चल रही है और इन सब के बीच जुमे की नमाज के दौरान हमला करके इजराइल ने 100 से ज्यादा लोगों को मार दिया है। ये खबरें और इससे जुड़ी और भी बहुत सारी अपडेट्स लेकर मैं यहां पर हाजिर हूं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा वीडियो की जिंदगी कितनी भी मुश्किल हो उसमें चलती रहती है। ये छोटा सा वीडियो किसी ने कंपाइल किया है फलस्तीन के बच्चों का। क्या ये बच्चे आपको आतंकवादी नजर आते हैं? क्या आपको ये लगता है कि इन बच्चों की हत्या करना आत्मरक्षा है? क्या आप नहीं चाहते कि इन बच्चों को भी वैसे ही जिंदगी मिले जैसे दुनिया के बाकी बच्चों को मिलती है? अगर नहीं चाहते हैं तो मुझे आपसे कुछ नहीं कहना है, और अगर चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ये पूरा वीडियो। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। लंबी यात्रा के बाद लौट आया हूं और लौटकर इजराइल और फलस्तीन के अपडेट्स लेकर आपके बीच में हाजिर हूं। हालांकि मैं बाहर था तो भी मेरी कोशिश थी कि लगातार मैं ये अपडेट्स करता रहूं। खास तौर पे हानिया की हत्या के बाद जिस तरह के अपडेट्स वहां लगातार आ रहे हैं, जिस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं, उसमें मुझे लगा था कि अपडेट्स बेहद जरूरी हैं। आज जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो याह्या सिनवार की तरफ से आ रही है। याह्या सिनवार यानी कि हमास के नए चीफ। आपको मैंने बताया था कि लगातार अमेरिका इस कोशिश में है कि फिर से सीज फायर यानी कि जंग बंदी को लेकर फिर से एक बातचीत शुरू हो। अब यह बातचीत का तमाशा आप जानते हैं पिछले 4-5 महीने से लगातार चल रहा है। सिनवार ने यह कहा है, याह्या सिनवार ने यह कहा है कि अगर आपको जंगबंदी करनी है, अगर आपको सीज फायर करना है, तो पहले जिन मुद्दों पर सहमति बनी थी, सीज फायर के पास तक बात पहुंच गई थी, जहां से बेंजामिन नेतन्याहू पीछे हटा था, उन्हीं मुद्दों पर जंगबंदी को लागू करवाइए। यह बातचीत का नाटक लगातार चलाने का कोई मतलब नहीं है। और याह्या सिनवार के ये कहने के पीछे कुछ जरूरी कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि आप जानते हैं कि गजा के अंदर बम गिराकर एक स्कूल में जो 100 से ज्यादा लोग थे उनको मार डाला गया है। नमाज का वक्त था, लोग नमाज पढ़ रहे थे, जुमे की नमाज थी। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं शेख मोहम्मद अबू सादा की वीडियो है, लेकिन उस दिन की नहीं, पहले की वीडियो है। ऐसे ही लोग नमाज पढ़ रहे थे और नमाज पढ़ते समय जो बम गिराया गया उसमें 100 से ज्यादा लोग मरे हैं, जिसमें बच्चे शामिल हैं, जिसमें बूढ़े शामिल हैं, जिसमें जवान शामिल हैं, जिसमें औरतें शामिल हैं। यानी कि एक तरफ आप जंगबंदी की बात कर रहे हो, युद्धबंदी की बात कर रहे हो, और 100 लोगों को बम गिराकर आप मार डालते हो। पूरी दुनिया में इसकी लानत मलामत हुई है। लेकिन जब कमला हैरिस से पूछा गया तो कमला हैरिस ने कहा कि इजराइल को अधिकार है अपने आप को बचाने का, सेल्फ डिफेंस का। हमास के लोग वहां मारे गए हैं, जांच होगी, फलां होगी, ढिमका होगी। कोई जांच नहीं होगी। असलियत यह है कि जिस दिन 100 से ज्यादा लोग मारे जा रहे थे, अमेरिका उसी दिन $3.5 बिलियन रिलीज कर रहा था इजराइल के लिए हथियार खरीदने के लिए। खेल मैं आपको बता चुका हूं कि इस शर्त पर यह पैसे रिलीज किए गए थे कि अमेरिका की हथियार बनाने वाली कंपनियों से इजराइल हथियार खरीदेगा, दोनों तरफ से कमीशन कमाए जाएंगे और इन हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा गजा के मासूम लोगों को, फलस्तीन के मासूम लोगों की हत्या करने के लिए। तो एक तरफ आप 100 लोगों की हत्या करते हो, एक तरफ अमेरिका जो है $3.5 बिलियन रिलीज करता है हथियार के लिए, दूसरी तरफ आप जंगबंदी की बात करते हो। एक तरफ जो आदमी इस बातचीत को लीड कर रहा था यानी कि हानिया, इस्माइल हानिया, आप उसकी हत्या करते हो ईरान के अंदर। और जब यह डर लगता है कि ईरान हमला कर सकता है, जब हिजबुल्ला आपके ऊपर लगातार हमले करता है, आपके लोग मारे जाते हैं, आपके जो ठिकाने हैं वो नुकसान पहुंचते हैं उनको, तब अमेरिका जंगबंदी की बात करने लगता है और बेशर्मी से इजिप्ट उसके साथ जाके खड़ा हो जाता है। कुछ और अरब के मुल्क खड़े हो जाते हैं और कहते हैं जंगबंदी कर लो। किस बात की जंगबंदी होगी? अगर सीज फायर होना था तो ये सारी चीजें जो चल रही हैं, चाहे वो इस्माइल हानिया की हत्या, और सिर्फ इस्माइल हानिया की हत्या की बात नहीं है, बहुत साफ साफ
नेतन्याहू ने कई बार कहा है कि सिनवार उसका अगला निशाना है, वो सिनवार की हत्या करना चाहता है। और सिनवार के बारे में आप जानते हैं कि पहले भी कई बार यह बाकायदा घोषणा हो गई कि उनकी हत्या कर दी गई है। यह अलग बात है कि ऐसी घोषणाएं करने में इजराइल बहुत आगे है। अपने लोग जब मारे जाते हैं तो नहीं बताता है, इस तरह की घोषणाएं लगातार करता रहता है। सिनवार अभी भी बचे हुए हैं और वो उसके निशाने पर हैं। और आप बात कर रहे हो जंगबंदी की, रफा के अंदर से जहां लोगों को कहा गया था कि ये वो जगह है जहां आप सुरक्षित रहेंगे, जहां पे बम नहीं गिरेगा, वहां से उनको निकाल दिया गया। कहा जा रहा है नए सुरक्षित ठिकाने पे ले जा रहे हैं। जिस इलाके को सुरक्षित ठिकाना कहा जाता है वहां पर बम गिराया जाता है। और अब आप जंगबंदी की बात करते हैं। हालत यह है कि अल जजीरा के ऊपर आपने बैन कर दिया। वहां के एक एक जो उसके पत्रकार थे उनको निशाना बना बना के मार डाला। सिर्फ एक पत्रकार वहां पे बचे हुए हैं और आप जंगबंदी की बात करते हो, इसको कौन सीरियसली लेगा? यह पहली बार है जब नेतन्याहू ने कहा है कि वेस्ट बैंक के जिन इलाकों पे हम लोगों ने कब्जा किया है वो हमारे मुल्क का हिस्सा है, वो फलस्तीन का हिस्सा नहीं है। यानी गजा को तो छोड़ ही दीजिए, गजा पर तो आप जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। वेस्ट बैंक जो फलस्तीन का बचा हुआ है, जिसके लिए बाकायदा समझौता हुआ था, आप जानते हैं क्लिंटन के जमाने में समझौता हुआ था, वेस्ट बैंक और गजा का इलाका दिया गया था फलस्तीन को, उस पर भी निगाह बनी है, उसको भी इजराइल का हिस्सा बता रहा है नेतन्याहू। और आप जंगबंदी की बात कर रहे हैं। यह पहली बार एक और बात हुई है कि जो 100 लोग मारे गए हैं उसके लिए फलस्तीन के जो राष्ट्रपति हैं असद, यानी वेस्ट बैंक के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने सीधे सीधे अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। और वो रशिया जा रहे हैं। अभी की खबर यह आई है कि वो रशिया जा रहे हैं जहां पुतिन से उनकी मुलाकात होगी। और ऐसा लग रहा है कि रशिया और चीन जो लगातार फलस्तीन के साथ खड़े हैं वो इस मुद्दे को बहुत सीरियसली लेने वाले हैं और कुछ ना कुछ आगे होने वाला है। अब इस कुछ ना कुछ में जो सबसे बड़ी बात है वो है हमले की, कि क्या ईरान हमला करेगा। ये लाख टके का सवाल है। कुवैत के एक अखबार ने यह रिपोर्ट किया है कि हमला नहीं भी हो सकता है क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच में एक हॉटलाइन बनी है। अब यह केवल और केवल कुवैत के अखबार में आया है, उसके अलावा किसी भी अखबार में, मैं अमेरिका के अखबार भी बहुत सारे देख रहा था, वाशिंगटन पोस्ट वगैरह, वॉल स्ट्रीट वगैरह, किसी में भी यह खबर है नहीं। कुवैत ने यह खबर दी है कि ईरान और अमेरिका के बीच में एक हॉटलाइन बनी है। अब ये बनी है नहीं बनी है, इसके मानी क्या है, ये सब तो तभी पता चलेगा जब इसके बारे में कुछ क्लियर होगा। लेकिन पब्लिक स्टैंड तो ईरान अभी तक यही ले रहा है कि वो हमला करेगा। और इजराइल की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियां ये बता रही हैं कि ये हमले कभी भी हो सकते हैं, कुछ दिनों के अंदर हो सकते हैं। हिजबुल्लाह तो लगातार हमला कर ही रहा है, ड्रोन अटैक्स उसके हुए हैं। हालांकि इजराइल का कहना है कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जिसको ईरान डोम कहते हैं, जो बेहद सुरक्षित इलाका माना जाता है, कई अखबारों ने यह इशारा किया है कि उसको काफी नुकसान पहुंचा है कल जो हमले हिजबुल्लाह ने किए थे उसके चलते। अब जो इस तरह के डोम्स हैं, उनके आयरन डोम्स, ईरान डोम्स वगैरह जो हैं, जो उन्होंने अपने सुरक्षित इलाके बचाए हुए हैं, उन इलाकों में इजराइल जिन इलाकों को कहता है कि यहां पे चिड़िया भी नहीं आ सकती, उन इलाकों में आप जानते हैं हिजबुल्लाह पहले भी वीडियो जारी कर चुका है कि उसके ड्रोन पहुंचे हैं। हूथी जारी कर चुका है, उसके ड्रोन पहुंचे हैं। हूथी के ऊपर ब्रिटेन और अमेरिका लगातार बम्बार्डमेंट कर रहे हैं। सऊदी अरबिया को लड़ाई वाले हथियार बेचे जाने पर जो रोक लगी थी वो ओपन कर दी गई है। सऊदी अरबिया को लगातार हथियार भेजे जा रहे हैं और अमेरिका मिडिल ईस्ट में लगातार अपनी नए अपने बेड़े भेज रहा है, जिससे यह लग रहा है कि जंग की संभावना काफी करीब है। और एक बात बहुत क्लियर है, अगर ईरान इतने सब के बाद, ईरान ने हालांकि कहा यही है कि अगर आप चाहते हैं कि हम इजराइल के ऊपर हमला ना करें तो गजा में जो कुछ चल रहा है उसको बंद कीजिए और गजा में शांति स्थापित कीजिए। चाइना ने यहां तक कहा है कि उसके बाद जो गजा की रीबिल्डिंग है उसका बड़ा खर्चा हम उठाने को तैयार हैं। तो एक तरीका तो यह हो सकता है कि गजा में वाकई अगर कुछ सीरियसली हो जाए, अब ये हथियार भी आप भेजेंगे और सोचेंगे गजा में जंग भी रुक जाए, तो यह मुमकिन नहीं है। लेकिन एक तरीका यही है कि गजा के अंदर जंगबंदी करा दीजिए, उसके बाद अगर ईरान हमला नहीं करता है तब तो बात ठीक है। लेकिन अगर इतना सब कुछ होने के बाद, उसके अपने घर में तेहरान के अंदर हानिया की हत्या होने के बाद भी अगर ईरान केवल गीदड़ भभकी दे के रह जाता है, अगर ईरान कोई सीरियस प्रतिकार नहीं करता है, अगर ईरान कोई हमला नहीं करता है, तो इसका सीधा मतलब यह है कि ईरान सिर्फ हिजबुल्लाह, हमास, इराकी जो लड़ाके हैं, शिया लड़ाके हैं, उसके अलावा सीरिया के जो लड़ाके हैं, इन लोगों के हाथ में हथियार देकर खुश है। वो सीधे कोई लड़ाई नहीं
लड़ना चाहता है, इसका मतलब यह हुआ कि वो सिर्फ आग लगाना चाहता है, आग बुझाने के लिए ईरान कुछ करना नहीं चाहता है। अगर ईरान हमला नहीं करता है तो इस बात का यकीन कर लीजिए कि आगे कोई भी, चाहे वो इजराइल हो चाहे अमेरिका हो, वो ईरान के ऊपर हमला करने में, ईरान को नुकसान पहुंचाने में जरा भी शर्माएगा नहीं। सबके समझ में आ जाएगा कि ये सिर्फ कागजी शेर हैं, ये कुछ करेंगे नहीं। इसलिए ईरान के लिए मॉरली भी ये बहुत जरूरी है कि वो कुछ ना कुछ हरकत करे। अगर वो करता नहीं है तो सारी उसकी ताकत, सारी उसकी बातें, सारी उसकी धमकियां सिर्फ और सिर्फ दिखावा मानी जाएंगी और दुनिया में कोई उसको सीरियसली नहीं लेगा। इसलिए इतना तो लगता है कि आज नहीं कल ईरान हमला तो करेगा, लेकिन किस तरह का हमला करेगा ये देखने वाली बात है। मैंने आपको बताया कि इजराइल की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों का मानना है कि 2-3 दिन के अंदर हिजबुल्लाह और ईरान मिलकर हमला कर सकते हैं। इधर मैं आपको बताऊं कि गजा में लड़ाई रुकी नहीं है, लगातार चल रही है। अभी तक हमास उतना ही एक्टिव है जितना पहले एक्टिव था। आज इजराइल की जानिब से यह खबर आई है कि उसका एक पैराट्रूपर वहां पर मारा गया है और आप जानते हैं कि बड़ी मुश्किल से इजराइल इस बात को मानता है कि उसका कोई आदमी वहां पर मारा गया है। यानी कि गजा के अंदर भी लड़ाई चल रही है और अगर हिजबुल्लाह और ईरान हमला करते हैं तो इजराइल एक बड़ी लड़ाई में फंसेगा, जिसके लिए उसको पैसों की जरूरत है, हथियार की जरूरत है और अमेरिका के सपोर्ट की जरूरत है। अमेरिका यह काम लगातार कर रहा है, पैसे दिए हैं उसको हथियार खरीदने के लिए और अपने बेड़े लगातार वो मिडिल ईस्ट में स्थापित कर रहा है, जिससे अगर ये जंग होती है तो वो मदद कर सके। यानी एक बात बहुत क्लियर है कि अगर ये जंग होती है तो कोई छोटी जंग नहीं होने वाली है। अगर ये जंग होती है, रशिया पहले ही कह चुका है हम ईरान के साथ हैं, चाइना कह चुका है हम ईरान के साथ हैं, लेकिन असल मामला यह है कि खाड़ी के जो मुल्क हैं, जो अरब मुल्क हैं खास तौर पर, वो किस तरफ हैं ये बिल्कुल क्लियर नहीं है। जॉर्डन के शाह के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि पहले उन्होंने ये कहा कि अगर हमारा जो एयर स्पेस है उसके अंदर से कोई मिसाइल जाता है इजराइल की तरफ तो हम उसको हंट करेंगे, हम उसको मार के गिरा देंगे। फिर वहां के विदेश मंत्री जाते हैं ईरान में और लौट के आने के बाद बयान यह आता है कि हम किसी की किसी तरह की मदद नहीं करेंगे। अब यह खबर आ रही है कि जॉर्डन ने यह फैसला लिया है कि अपना जो एयर स्पेस है वो इजराइल को तो यूज करने देगा लेकिन ईरान को यूज नहीं करने देगा। इजिप्ट के बारे में भी इसी तरह की खबरें आ रही हैं। दरअसल अमेरिका के प्रेशर में, इसीलिए कुवैत के अखबार के बारे में भी मैंने कहा कि ये जो खबर आई है ये भी हो सकता है कि यह खबर चलाई जा रही हो, क्योंकि कुवैत हो गया, चाहे सऊदी अरबिया हो गया, चाहे जॉर्डन हो गया, इनके ऊपर लगातार प्रेशर बना रहता है अमेरिका का। इसलिए ये कुल मिला जुलाकर अंत में कहां खड़े होंगे किसी को नहीं पता। सबसे बेहतर यह हो सकता है कि यह जंग के बाहर हो। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, फलस्तीन का एक आदमी जिसके बच्चे को मार दिया गया, जिसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया है, वो ये कह रहा था कि जितने खतरनाक ज़ायनिस्ट और अमेरिका नहीं है, उससे ज्यादा खतरनाक अरब के दूसरे मुल्क हैं। वो बातें चाहे कितनी भी कर लें लेकिन जाकर वो इजराइल और अमेरिका के साथ ही खड़े होते हैं, कम से कम फलस्तीनियों की कोई मदद नहीं करते। इसीलिए ये बात मैं बार बार करता हूं कि उम्मत की बात बहुत होती है, लेकिन दरअसल जब किसी कौम पर, जब वहां पर फलस्तीन पर इतनी बड़ी तबाही आई है तो दुनिया के दूसरे मुल्क, बहुत सारे मुल्क जिस तरह से उसके साथ खड़े हुए हैं, अरब मुल्क नहीं खड़े हुए हैं। और जब मैं अरब मुल्क कह रहा हूं तो वहां के हुक्मरानों की बात कर रहा हूं। जनता भले खड़ी हो लेकिन हुक्मरान अंदर अंदर अपनी राजनीति देख रहे हैं, अपनी अय्याशी देख रहे हैं, अपना पैसा देख रहे हैं, अमेरिका से अपना रिश्ता देख रहे हैं, तौल रहे हैं कि चाइना या अमेरिका किसके साथ होने पे हमको ज्यादा फायदा मिलेगा। और इसीलिए तमाम बयानबाजी के बाद भी फलस्तीन के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। यहां तक कि यह भी पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता कि अगर वहां बड़ी जंग होती है, अगर ईरान, हिजबुल्लाह, हमास, सीरिया के लड़ाके ये सारे अमेरिका के खिलाफ जंग छेड़ते हैं तो ये सारे अरब मुल्क किधर खड़े होंगे। सऊदी अरबिया के साथ तो ये भी है कि ये भी संभव है कि 10 साल जो उसकी लड़ाई हूथी के साथ चली है वो लड़ाई फिर ना शुरू कर दे, हूथी को कमजोर करने के लिए अपनी जो दुश्मनी है उसमें वो इस तरह से इजराइल को मदद ना पहुंचाए। ये सवाल बहुत सारी जगहों पर पूछा जा रहा है। ये सवाल एक बड़ा सवाल बनकर खड़ा है और इसीलिए मुझे लगता है कि हमला करने से पहले ईरान ये समझ लेना चाहता है कि कौन कौन से उसके सीधे दुश्मन हैं और कौन कौन से ऐसे दुश्मन हैं जो पीठ पर चाकू चलाएंगे, जो पीठ पर हमला करेंगे, जो पीछे से हमला करेंगे। ये सारी चीजें समझने के बाद ही मुझे ऐसा लगता है कि वो जंग में जाना चाहता है। इन सबके बीच एक खबर हिंदुस्तान से आई जिसने बहुत दुख पहुंचाया।
मैंने आपको बताया मैं यूरोप में था, जहां अलग अलग मुल्कों में, जर्मनी जैसे मुल्क में जहां इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन करना गैर कानूनी है, वहां हजारों लोग बर्लिन की सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इंग्लैंड में तो लगातार प्रदर्शन चल ही रहा है, फ्रांस में प्रदर्शन होता है, स्पेन जैसी कंट्री तो पूरी तरह से इजराइल के साथ जाकर खड़ी हो गई है, नॉर्वे का मैंने बताया, ये सारा कुछ मैंने आपको बताया, बड़ी खुशी होती है। लेकिन हिंदुस्तान में थोड़े से लोग निकले थे इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए। जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये महिला हाथ में फलस्तीन का झंडा लेके निकली थी और उनसे वो झंडा छीन लिया गया। कई बार ये लगता है कि ये हिंदुस्तानी जो सिपाही हैं, इनको क्या इजराइल से तनख्वाह मिलती है? आखिर हम फलस्तीन को एक आज़ाद मुल्क का दर्जा देते हैं, ऐतिहासिक तौर पर हम हमेशा फलस्तीन के साथ खड़े रहे हैं। फिर जो 10-20 लोग गए थे फलस्तीन के पक्ष में प्रदर्शन करने, उनको गिरफ्तार किया गया, जियाद रेज जैसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और लोगों को गिरफ्तार किया गया, झंडे छीन लिए गए। इनका क्या मतलब है? इतना सारा जहां कत्लेआम चल रहा है, क्या हमारे देश में उसके खिलाफ छोटा मोटा विरोध प्रदर्शन करना भी अपराध है? यह सोचकर बुरा लगता है। वैसे भी हम जानते हैं कि फलस्तीन के खिलाफ जो न्यूज़ें चल रही हैं, फेक न्यूज़ें चल रही हैं, उसका इजराइल के बाद सबसे बड़ा अड्डा अपना हिंदुस्तान बन गया है। जो भक्त प्रजाति है उसको ऐसा लगता है कि इजराइल उसका अपना देश है। तुमलुद जो उनका धर्मग्रंथ होता है, उस धर्मग्रंथ का एक पन्ना यहां पर मैंने लगाया है, उसको आप देखिए। अपने धर्म के अलावा बाकी सबको, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे जो भी हो, उनको वो इतने नीचे दर्जे का समझते हैं। उनका मानना है कि ये मनुष्य ही नहीं है, अपने अलावा जितने लोग हैं वो जानवर हैं और उनका काम सिर्फ उनकी सेवा करना है। और ऐसे लोगों के साथ, ऐसे जायनिस्टों के साथ हिंदुस्तान के भक्त क्यों खड़े होते हैं? ये सवाल ही अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक है। मुसलमानों से नफरत के चक्कर में वो एक शैतान के साथ जाकर खड़े होते हैं। और दुख ये होता है कि हमारी पुलिस भी कई बार वैसा ही बिहेवियर करती नजर आती है। ये बिल्कुल एक बेहद खराब व्यवहार है। हम देश में हैं तो दुनिया भर के मुद्दों पर समर्थन या विरोध करने की आज़ादी हमारा संविधान देता है। इस आज़ादी को छीनने की कोशिश गलत है। लेकिन आज हमारे देश में जिस तरह से मुसलमानों से नफरत चल रही है, उसमें कब क्या हो जाए कौन जानता है। तो खैर, आज की जो खबर थी मैंने आपको बताया कि एक तो हमास बातचीत से पीछे हट गया। उसने कहा है बातचीत करने से फायदा नहीं है। जो पहले से बातचीत हुई थी, जहां सहमति बनी थी, अगर आपको सीज फायर करना है, जंगबंदी करनी है, तो वहीं पर कीजिए। और दूसरी बात कि इजराइल के जो अपने सोर्सेज हैं, अपनी इंटेलिजेंस है, वो ये कह रही है कि कुछ ही दिनों में हमला हो सकता है। और आखिरी बात ये कि जो अरब मुल्क हैं वो कहां खड़े होंगे, ये बात अभी तक भी क्लियर नहीं है। बीच में लग रहा था जार्डन के शाह का जब दूसरा बयान आया था, लेकिन अब जो बयान आया उसमें लग रहा है कि जार्डन, इजिप्ट और ऐसी कई सारे मुल्क हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इजराइल के साथ भी खड़े हो सकते हैं। अमेरिका का दबाव वो चीज है जो कुछ भी करा सकता है, ये आप जानते ही हैं। ये कहा ही जाता है कि इजराइल जो बनाया गया था वो किन्हीं यहूदियों के लिए नहीं बनाया गया था, वो अमेरिका, इंग्लैंड ने अपने लिए बनाया था ताकि तेल के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल कर सकें। अपना एक थाना वहां स्थापित कर दिया था। यह अलग बात है कि अब थाना इतना मजबूत हो गया है कि कई बार हेडक्वार्टर भी उसी की मर्जी से चलता है। तो जैसे जैसे जो अपडेट्स आती जाएंगी, मैं अपडेट लगातार करता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर हमारी मेंबरशिप लेना चाहते हैं, 3 रुपए रोज से भी कम पे हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, सीधे हमारी मदद कर सकते हैं। इन सारी चीजों की डिटेल जो है वो पिन कमेंट में और हमारे डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप सुपर थैंक्स देना चाहते हैं तो वो अपने जिस मुल्क में भी आप रहते हैं उस मुल्क की करेंसी में हमें सुपर थैंक्स दे सकते हैं। आपसे ये सहयोग मिलेगा, आपसे ये ताकत मिलेगी, तभी हम लगातार सत्ता और कैमरे की आंख में आंख डालकर सच कह पाएंगे। बहुत शुक्रिया।